हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन जस्ट वन शॉट। आज की इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर पे कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझाऊंगा, बढ़िया से सिखाऊंगा कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में कह करके जाएंगे कि सर हर बार की तरह ये चैप्टर भी मुझे बहुत बढ़िया समझ में आ गया है, अब मैं इसके सभी क्वेश्चंस को कर सकता हूं। ठीक है, देखिए, अगर आप इस चैप्टर के सबसे आसान भाषा में पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे और आपके टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स पर जाना होगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे नाम से अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो आपको चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे। 109 के सब्सक्राइबर्स हैं इस पर, मतलब 1,09,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जरूर से इसको ज्वाइन करें। और अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट की जो पीडीएफ है वन शॉट में उसको अपलोड करा है। एकदम आसान नोट्स हैं, आप यहां से डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पुरानी पीडीएफ भी चाहिए होंगी जो मैंने ग्रुप पर पोस्ट कर रखी हैं, तो इसके लिए आपको ये जो फाइल सेक्शन दिख रहा है, वहां से आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। सारी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी जो जो भी अपडेट वगैरह है वो मैं आपको वीडियो के फॉर्म में या वैसे ही बताते रहता हूं। जिन बच्चों ने हमारी जो बुक है एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, इसको अगर परचेज कर लिया है, जिसके अंदर इस चैप्टर के भी आपको बढ़िया प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों ने परचेज भी कर लिए उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं, कई बार बच्चे जो बुक ले लेते हैं उसके बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी जाने दो, उसका भूल जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि आप जब पेपर देंगे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप पाएंगे कि भाई आपको खुशी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करे हुए क्वेश्चन अपने एग्जाम में पाते हैं ना, तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। हाँ, तो जिन बच्चों ने इस बुक को ऑर्डर कर दिया है, इसको परचेज कर लिया है, काफी सारे बच्चे मुझे बताते रहते हैं, हाँ, तो उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि इसको खूब प्रैक्टिस करें, दबा के प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही की है आपके 100 मार्क्स 95 97 मार्क्स लाने के लिए। और इस बुक में जो हमने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हैं, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन दिए हैं, उनकी जो पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दी है, आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी आप मोबाइल पे देखेंगे तो मैंने पिन भी कर दिया, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगी चाहे कितनी पीडीएफ आए। कम्युनिटी पर भी पोस्ट करी थी। बाकी आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे, तो आपको इनके सॉल्यूशन जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट वाले वो मिल जाएंगे। बुक में क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप जानते हैं बच्चे चीटिंग भी बहुत करते हैं, है ना, तो उसको डायरेक्ट पीछे पलट के देख लेंगे, समझ गए? तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बुक के अंदर, आप इसको जरूर से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप पाएंगे कि सर अब तो मजा आ रहा है फिजिक्स के अंदर। तो अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करने के लिए जो कमेंट सेक्शन में जो मैंने पहली लिंक दी हुई है, ठीक है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको पहली लिंक मिल जाएगी वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और बढ़िया से बुक को प्रैक्टिस करो, सिर्फ देख के मत रख देना। ठीक, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर क्या क्या सारी चीजें वो आपको बता देता हूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट पहले पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप, उनके अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, उनके यूजेस, सारी चीजें पढ़ेंगे। ये चीज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया या बिहार बोर्ड हो गया, उनके सिलेबस में हो सकता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के एंड में इसको भी मैं समझा दूंगा। 2-5 मिनट की चीज है, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे भी इसको समझ लें। क्लियर है? तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको जानकर की चीजें। देखो, तो सबसे पहले अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शुरुआत किसने करी, ये आइडिया किसको आया, ये इमेजिनेशन किसकी है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट जिनका नाम है मैक्सवेल। ठीक है, तो मैक्सवेल एक ऐसे बुद्धिमान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो इमेजिनेशन करी थी, है ना, जो उन्होंने थ्योरी वर्क करा था, उनकी डेथ के बाद भी, मतलब जब वो उस धरती पर थे, तब
जो उनकी इमेजिनेशन थी, जो उन्होंने थ्योरी वर्क करा था, जो उन्होंने फॉर्मूलेज बनाए थे, वो सारी चीजें करी थी, लेकिन उसका उनको रिजल्ट नहीं मिल पाया, है ना, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। लेकिन जो जो उन्होंने थ्योरी, जो जो फॉर्मूले जो उन्होंने दिए, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जो आइडिया उन्होंने दिया, उनकी डेथ के कुछ सालों के बाद एक और साइंटिस्ट हुए, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर दिया, बना दिया, क्रिएट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डिस्कवरी का जो आइडिया है, जो इमेजिनेशन है, जो फॉर्मूला है, जो थ्योरी है, वो मैक्सवेल ने दी। और इनकी थ्योरी को जो साकार है वो किसने किया, अलाइव किसने करा, हर्ट्ज ने। तो हर्ट्ज को सम्मान के तौर पे जो आप फ्रीक्वेंसी की आज यूनिट पढ़ते हैं हर्ट्ज, ये वही हर्ट्ज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लैब में एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर करा। हाँ, तो अगर कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी किसने करी, तो आप कह सकते हैं मैक्सवेल ने। अगर कहा जाए एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किसने करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो आप कहेंगे हर्ट्ज ने। ठीक है, कौन से हर्ट्ज, वही हर्ट्ज जिनके नाम पे जो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल के दिमाग में ये सारी कहानी कैसे आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी भी कोई चीज होती होगी। कोई ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति ऐसे गए कि इस दुनिया के में हमने किसी ने जैसे किसी चीज के बारे में सुना नहीं है, जैसे हमने हकुना मटाटा के बारे में नहीं सुना, अब मैं कहूं कि आज बैठ करके हकुना मटाटा जो है डिस्कवर करूंगा, है क्या नहीं, बात समझ में आ रही है। तो हमने तो उनने भी नहीं सुना था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तो वो जब काम करने लगे आइडिया आया और जो है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई, या उसका आइडिया आया, या उसकी जो इमेजिनेशन वो कर पाए। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अभी देखो, जो मैक्सवेल थे जब वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके पास क्या था, एक कैपेसिटर था। क्या था, कैपेसिटर। आप सभी समझते हैं कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट होती हैं, तो भाई उनके कैपेसिटर में भी दो पैरेलल प्लेट थी। उसके बाद क्या था कि इन पैरेलल प्लेट को एक बैटरी के जरिए कनेक्ट करा गया, मतलब एक बैटरी से कनेक्ट करा गया। जब उन्होंने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करा, थोड़ा सा देखने में ये कम सुंदर सा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब उन्होंने एक कैपेसिटर की प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करा, तो क्या पाया गया कि भाई इसके पास में जो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी यहां पर, ठीक, मैग्नेट नीडल जो रखी हुई थी, इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। और आप सभी जानते हैं, इतने बुद्धिमान तो अब आप बन चुके हैं कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कब होगा, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन सिर्फ जब होगा जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो उसका मतलब है कि अगर जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने इस सर्किट को क्लोज करा, है ना, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है इस ये जो बैटरी है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, तो इसके कारण से इस वाली प्लेट पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसके पास कैसा चार्ज आया, थोड़ा नेगेटिव। इसके पास थोड़ा और पॉजिटिव आया, इसके पास और नेगेटिव आया, इसके पास और पॉजिटिव आया, इसके पास और नेगेटिव आया, इसके पास और पॉजिटिव आया, इसके पास और नेगेटिव आया, इसके पास और पॉजिटिव आया, इसके पास और नेगेटिव आया। तो इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने क्या देखा, इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने ये देखा कि भाई जैसे इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा था, मतलब करंट का फ्लो हो रहा था, जब ये प्लेट चार्ज हो रही थी, तो क्या देखा उन्होंने कि जो मैग्नेटिक नीडल थी इनमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि जब करंट फ्लो हो रहा था इस वायर में, इस कंडक्टर में, तो इस नीडल का कांटा, मतलब ये जो मैग्नेट नीडल है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो होगा तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो भाई उसके कारण इसकी जो नीडल है वो भी डिफ्लेक्ट करेगी। यहां पर भी एक नीडल रखी थी, ठीक है, देखा कि भाई यहां पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, तो कोई अजीब बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही है कि करंट से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से भाई अगर बनेगी तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन भी होगा। एक पॉइंट के बाद उन्होंने नोटिस करा कि भाई जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो अब इस सर्किट में करंट स्टॉप हो जाएगा। करंट स्टॉप तो इस नीडल में भी डिफ्लेक्शन स्टॉप। कोई अजीब बात नहीं, लेकिन अजीब बात कहां पर आई सर? अजीब बात यहां पर आई कि जब ये यहां पर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, मतलब जब ये चार्जिंग प्रोसेस चल रही थी, मतलब जब ये चार्ज इस पे बढ़ना स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या देखा जा रहा था
कि जैसे इस नीडल में जैसे चार्ज हो रही थी ना, तो देखा गया कि इस नीडल में भी डिफ्लेक्शन हुई, यानी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में उन्होंने एक नीडल रख दी, तो देखा गया कि इस नीडल में भी डिफ्लेक्शन होने लगी। मतलब इस नीडल का कांटा, मतलब ये जो नीडल है ये भी ऐसे ऐसे हिलने लगी। बोला साहब ये क्यों हिल रही है? ये तो प्लेट के बीच में तो खाली जगह है ना, मतलब प्लेट के बीच में तो कुछ है ही नहीं, कोई करंट है ही नहीं, तो करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर इसका कांटा ऐसे हिलना भी नहीं चाहिए। कांटा हिल रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही है, कहां से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, करंट तो है ही नहीं। तो सोचा कि भाई एक्चुअल में इसके अंदर क्या हुआ होगा। एक्चुअल में जब ये चार्ज हो रहा होगा तो क्या, क्योंकि देखो ऐसा हुआ कि जैसे ये चार्ज हो गया फुली चार्ज, उसके बाद ये कांटा भी जो है हिलना बंद हो गया। इसका मतलब है कि जरूर कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड बनी थी और बाद में नहीं बन रही, क्योंकि नहीं बनी तभी तो कांटा रुका इसका, है ना। तो देखा गया, सोचा गया, समझा गया कि एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा था। तो पाया कि जब ये, तो क्या पाया गया कि जब ये चार्जिंग प्रोसेस चल रही थी तो उस समय पहले थोड़ी सी चार्ज आए दोनों पे, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर और चार्जेस आए तो और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर और चार्जेस आए तो और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर और चार्जेस आए तो और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, फिर और चार्जेस आए तो और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और एक टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन हो रहे थे, जो बदलाव हो रहा था, वो रुक गया, और देखा कि हमने कांटा भी रुक गया मैग्नेटिक नीडल का, है ना। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि जब ये चार्जिंग प्रोसेस, देखो बीच में करंट तो है नहीं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण तो नहीं बनी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण तो नहीं बनी, तो क्या है सर बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन हो रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बदलाव हो रहा था, और उस बदलाव के कारण मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बदलना थम गई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होना रुक गया, वैसी नीडल भी रुक गई। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही थी, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। किस कारण से? चेंज इन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है, लेकिन अब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। डिफ्लेक्शन सिर्फ कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े या कम हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को हम बोलते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर फील्ड हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझिए, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन रही है? यहां पे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या सर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाली बनेगी? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी कैसी वाली? ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग होगी। कैसी होगी? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप समझिए यहां पे कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिंग होगी। क्लियर नाउ? अच्छा, क्या ऐसा कुछ हमने पहले और पढ़ा है? तो आंसर है हमने पढ़ा है। याद करो चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है कि नहीं? करंट इंड्यूस होता है। करंट कब फ्लो होता है? करंट का मतलब क्या है? चार्जेस का फ्लो। चार्जेस कब आगे बढ़ते हैं? एक फिक्स डायरेक्शन में, जब इलेक्ट्रिक फोर्स उसको पकड़ खींचता है, मतलब कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इसका मतलब है यदि एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में बोल सकता हूं, ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन रही थी? करंट इंड्यूस हो रहा था। करंट मतलब कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर तो भाई सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लग गया कि नेचर लव सिमेट्री। नेचर कभी किसी का उधार नहीं रखती भाई साहब। क्यों नहीं रखती?
क्यों रखते? देखो हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, मतलब करंट बन रहा है। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? अब आप क्या पढ़ रहे हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो बताओ, हो गई ना सिमेट्री? इसका मतलब है नेचर में अगर मैग्नेटिक फील्ड में ताकत है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ताकत है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, और ये मैक्सवेल ने हमें बताया। ठीक, बोला सर इसका यूज कहां है भाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? तो मैं आपको अभी समझाता हूं, देखो जरा। हालांकि मैं ये बात आपको बाद में समझा था, लेकिन अभी समझाऊंगा। देखो जरा, इसका यूज ऐसे है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करेंगे, तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर जो वेव बनी है उसको हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपने यहां पर क्या देखा? आपने यहां पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वेरिंग, वेरिंग मतलब बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आपने अभी क्या देखा? आपने भी ये देखा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और आपने क्या देखा? और आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हाँ, आपने ये पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? चेंज, जब जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, देखो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनाता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो यहां से मैं समझ में आ गया कि एक बार कैसे भी करके अगर आपने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी तो आप क्या कर सकते हैं? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब अपने आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो वो अपने आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, फिर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और ये आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे और हमेशा के लिए चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी, है ना। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में, और डिटेल में एक्चुअल में इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जरा, तो आप समझिए तो यहां पर क्या कहा गया? तो यहां पर एक बात हो रही थी क्या कि इसका मतलब हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ करंट मतलब जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो करंट बना दे। तो क्या ये बात गलत हो गई? आंसर है बिल्कुल गलत नहीं हुई। आप देखो, तो पहले पहले आप दो चीज समझिए कि अभी तक हमने पढ़ा था करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या ये बात गलत है? आंसर ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। तो इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या कहा गया? इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक करंट कहा गया। क्यों क्यों कहा गया करंट? देखो इसलिए कहा गया, देखो आप दो चीज समझिए। एक तो फिर बच्चों का फिजिक्स पे से विश्वास उठ जाएगा कि भाई ये देखो हर बार अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं, ये कोई बात हुई क्या? हाँ, अभी तो हमने पढ़ा था करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। हाँ, तो एक तो ये बात हो गई कि बार बार जो है हम चीज़ों को बदलेंगे तो वो ठीक भी नहीं होगा। तो उसने कहा कि इसको भी अपन एक करंट नाम दे देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? तो इस करंट को क्या नाम दिया? इस करंट को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अलग से क्या बोला? इसको बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक बात। और दूसरा रीजन जो सही रीजन है उसका वो ये है कि देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। या सिंपल सी बात मैं ऐसे बोलूं कि मान के चलो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो जितना करंट इस बैटरी से निकलेगा उतना वापस करंट इस बैटरी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तुमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना करंट इसमें से निकला वो वापस करंट इसके अंदर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो जरा सोचो कि बीच में जो रास्ता खाली है ना, बीच में सिर्फ एयर है, तो ये करंट आई यहां से यहां तक कैसे आ पाएगा? इसका मतलब है कि ये करंट यहां से यहां तक आया है, तो बीच में भी करंट है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो एक्चुअल में इसको इसलिए नाम दिया गया कि इस पूरे पाथ में कंटिन्यूटी चले करंट की, इसलिए इसको कहा गया कि भाई ये भी करंट है लेकिन ये साधारण करंट नहीं है, ये नॉर्मल करंट जो वायर में फ्लो होता है वो नहीं है, एक अलग प्रकार का ही करंट है। बस इसका यहां पर एक फॉर्म चेंज हो गया जिसके कारण से मैग्नेटिक फ्लो उतनी बन रही जितनी इस कंडक्शन करंट के कारण बन रही थी। तो आप ये देखिए, तो ये नॉर्मल करंट को कहा गया जो कंडक्टर में जो वायर में फ्लो होता है कंडक्शन करंट, और जो प्लेट्स के बीच में जो बन रहा है उसको कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक, तो अगर हम एक सर्किट की बात करेंगे तो इसमें दो टाइप के करंट होते हैं। तो टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट, एक सर्किट में जो टोटल करंट होता है वो आप कैसे बताओगे? वो आप ऐसे बताओगे, I इज इक्वल टू
IC कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट को मिलाकर के जो करंट बना उसको कहा गया I। ठीक है, मतलब टोटल करंट। अब आप ये देखिए कि किसी सर्किट में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कितना होता है। ठीक, तो देखो नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, तो आप देखिए I इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, जरा हम समझते हैं इसको। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट करंट को मैंने नाम दिया ID। अब आप यहां पर देखिए कि डिस्प्ले कंडक्शन करंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हुए, उसी कारण ना, तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद चेंज इन टाइम। अब आप ये देखिए जिस मीडियम में कोई भी काम हो रहा है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, तो जैसे एयर की या वैक्यूम की परमिटिविटी के लिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का इनटू किया। किसका इनटू किया, एप्सिलॉन नॉट का हमने यहाँ पर इनटू किया। बताओ जरा, ये चीज क्लियर है क्या, ये क्लियर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, टोटल करंट तो कितना बन जाएगा, टोटल करंट कितना बन जाएगा, I इज इक्वल टू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। और ये कौन सा फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। भाई साहब ये आपको समझ में आया क्या, आ गया समझ में। तो ये टोटल करंट होता है एक सर्किट के अंदर। अब देखो हमेशा याद रखिए, जैसे इस जगह की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है हो रहा है तो कंडक्शन करंट जीरो है ना। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक जगह पे अगर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है तो सिर्फ क्या होगा, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे कंडक्शन करंट होगा। अगर कहीं पे कंडक्शन करंट जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ के चलनी है। बताओ जरा, क्लियर हो गया। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा समझ में आ गया, और यहां से आपको ये भी समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से एक्चुअल में बनती है। तो यहां से जो मैक्सवेल है उनके दिमाग में ये सारी बातें चली तो उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई एक बार अगर ये बन गई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपस में फिर एक दूसरे को बनाती रहेंगी, कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो इशारा मैंने ये जो करके दिखाया ये गलत इशारा है। सही इशारा क्या होगा, सही इशारा ऐसे ऐसे होगा, सही इशारा ऐसे ऐसे होगा। समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना। देखो जरा, तो आगे हम बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी, और उन 4 इक्वेशन से 4 इक्वेशन दी क्योंकि देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉमन रिलेशन हमें समझ में आ रहा है ना कि एक दूसरे को ये फॉर्म कर रही हैं। तो इसके बाद कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को मैक्सवेल ने इकट्ठा करा और बताया कि ये चारों इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा तो इन चारों इक्वेशन को हम समझते हैं लाइन बाय लाइन नहीं, पहले मैं आपको समझाता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप ये देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या है, करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द एम्पीरियन लूप, सिंपल सी बात है। अभी आप ये देखो, अब हम समझते हैं कि करंट अकेला नहीं होता। हाँ, करंट जो हमने नॉर्मल, क्योंकि अभी तक एम्पियर सर्किटल लॉ की जब हम बात करते थे तो सिर्फ वो करंट लेते थे जो किसी वायर के अंदर फ्लो होता था, है ना। अब यहाँ पे तो अपन क्योंकि अपन को पता पड़ गई बात कि भाई ऐसा है कि सिर्फ एक ही करंट नहीं होता, दोनों करंट होते हैं। तो अब हमने क्या करा, दोनों करंट को इंक्लूड करा। तो ये ओल्ड फॉर्म है और ये क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ का। कैसे बना, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। इसके बाद हमने आई की जगह क्या पुट कर दिया, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा मिल गया एम्पियर का मॉडिफाइड सर्किटल लॉ। तो इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई करा। तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, उसके बाद उसने ये जो चारों लॉ हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उसके बारे में कुछ कुछ बातें कहीं उन पर डिस्कशन करा कि भैया इनको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आएंगे ये। ठीक है, देखो तो इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे अगर हमारे पास अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है तो इस चार्ज क्यू के कारण कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कि नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। अगर मैं जो है नेगेटिव चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, बस उसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ से ना कुछ कुछ बातें, कुछ ज़रूरी बातें मैक्सवेल ने अपनी साइड से ये बताई कि भाई उसने कहा कि जो इस वाली इक्वेशन में ये पता पड़ता है कि जो
इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स हैं ये पॉसिबल है, मतलब अकेला पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और अकेला नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स इनवर्ड होगा। इसके अलावा उसने ये बात बताई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। कोई नई बात नहीं है, इस पर हम कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस एक पॉइंट जो हमने नहीं यहाँ पे लिखा वो ये है कि इसने जो कंक्लूड करा वो ये करा कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स मतलब अकेला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, आर पॉसिबल। ठीक है, जबकि अगर हम इसी चीज को मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं, मैग्नेटिज्म में देखते हैं, तो थोड़ा सा कुछ और रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट क्या निकल के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम ये देखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो ये चीज जो निकल के आती है वो जीरो आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगा। ये हमने पढ़ा है वो क्यों जीरो आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितनी बाहर निकलती हैं वो वापस से अंदर भी जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ तक और वापस से मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती हैं। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि जो मैग्नेट का, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखें किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। इसका आंसर में जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये बोल सकते हैं कि अकेला नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल अगर होता तो नेट फ्लक्स या तो आउटवर्ड होता है या इनवर्ड होता। यहां पर तो दोनों एक साथ ही रखे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये आउटवर्ड भी जा रहा है और इनवर्ड भी आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई वो ये बताई कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और जो फैराडे की, जैसे पहले अपन ने फर्स्ट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर से है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स या गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ये 4 चैप्टर से है। इसके बाद ये आपका 6 चैप्टर से आ गया। ठीक, तो देखिए जरा, तो हम जानते हैं कि ईएमएफ इसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको भी मैक्सवेल ने एक इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन बताई पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए। बताया गया कि अगर हम ईएमएफ की बात करते हैं तो किसी भी क्लोज सरफेस किसी भी बॉडी के साथ, या कहें कि कोई भी कंडक्टिंग लूप के साथ या कंडक्टिंग कॉइल के साथ जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, वो कितना होता है, वो इतना होता है, E = -d∅v/dt। ये हमने पढ़ा है। अच्छा, ईएमएफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ईएमएफ है, ईएमएफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू -d∅/dt। सर ऐसा कैसे लिख सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। देखो, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये ईएमएफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है dv/dr, होता है dv/dr। dr क्या है, dr डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, और dv क्या है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं ऐसा dr की जगह में dl ले लूं, dl, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे बन जाएगा E × dl इज इक्वल टू dv। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि dv जो है, ध्यान से देखो, ये dv क्या है, dv पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, v। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं और ये ओपन सर्किट में है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ओपन सर्किट में मैं ईएमएफ कहता हूं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया E × dl। अगर हम सबको इकट्ठा करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, डिस्प्लेसमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे मिल रही है एक स्केलर क्वांटिटी। देखो, दो वेक्टर क्वांटिटी का इनटू हो और उससे एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे इनटू को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, तो हमने बीच में डॉट लगा दिया। अब क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन में, तो फिर क्या हो गया, तो हमें इसको इकट्ठा करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए टोटल इक्वेशन क्या बन जाती है, ये टोटल इक्वेशन जो बन जाती है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि ईएमएफ को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई वेक्टर है, डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू -d/dt को तो हमने सेपरेट करा। फाई बी क्या है, फाई बी है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, स्मॉल सरफेस के लिए। अगर स्मॉल सरफेस के लिए इतना है तो फिर भाई इकट्ठा करूंगा, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ -d/dt
और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बताओ जरा, क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो देखो ये चीज हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक भाई, इकट्ठा करना है पूरी सरफेस के लिए निकालना है तो बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हमें करके इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। तो इस तरह से ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन हुई और इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। तो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी, अब हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, एक्चुअल में इसका प्रोडक्शन के पीछे क्या क्या कारण है, ये सारी बातें बताओ जरा। पहले यहां तक मुझे कमेंट करना कि क्या ये आपको इतना समझ में आया या नहीं आया। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और करता रहूंगा। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपको अभी तक जो है पढ़ाया गया है क्या वो समझ में आया या नहीं आया। आप चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो और उस 2 मिनट के ब्रेक के बाद जल्दी से लौट के आ जाना। ठीक है, बस यही अंतर होता है टीवी में और यूट्यूब में कि भाई आप टीवी में अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज नहीं कर सकते थे। 2 मिनट का ब्रेक वो लेके आएंगे और अपन वहीं बैठे रहते थे, लेकिन अभी 2 मिनट अब हम तो यहीं पे हैं और 2 मिनट का ब्रेक लेके आप जो है आ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक, इतना ही बहुत है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो नॉर्मल देखो वेव जो है 2 टाइप की होती हैं। वेव कितने टाइप की होती हैं? वेव 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक आपने पढ़ा है मैकेनिकल वेव। क्या? मैकेनिकल वेव। और अभी हम पढ़ने वाले हैं दूसरे टाइप की वेव जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे कि पानी में अगर वेव बनी, पानी में अगर वेव बन रही है गोल गोल, तो उसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए ना, वाटर। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव बोलेंगे। हाँ, साउंड वेव हम बोल रहे हैं, तो हमने जो बोला उस वेव को आगे बढ़ने के लिए एयर का मीडियम चाहिए। तो ऐसी वेव जिनको आगे बढ़ने के लिए, जिनको आगे बढ़ने को फिजिक्स में प्रोपेगेट कहा जाता है, विस्तार होना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो जैसे साउंड वेव है उसको भी आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कोई मीडियम। तो ऐसी वेव जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव को हम जो है मैकेनिकल वेव कहते हैं। जबकि ऐसी वेव जिनको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, जैसे कि लाइट, सबसे ज्यादा आसान बात मैं आपको बताऊं, लाइट को आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। भाई सन से लेकर के अर्थ के बीच में आप ये देखें, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक जब तक नहीं आ जाते तो बीच में कोई मीडियम नहीं है, खाली वैक्यूम है कि नहीं? लेकिन फिर भी तो लाइट अर्थ तक आ जाती है कितने टाइम में? 8 मिनट कुछ 11 16 सेकंड, इतने टाइम में अर्थ तक लाइट आ जाती है। इसका मतलब है कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए था। तो लाइट कैसी वेव हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वेव इस तरीके से 2 टाइप की हो जाती हैं। क्लियर है? हालांकि हम आगे जाकर के डी ब्रॉगली वेव भी पढ़ते हैं, मैटर वेव जिसको हम बोलते हैं। अभी अपना कोई लेना देना नहीं है, आगे जो है 7th यूनिट में अपन इसको पढ़ेंगे। क्लियर है नाउ? तो अभी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, कैसी वेव है। तो बताओ जरा मुझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव है जिसको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। दे ट्रेवल इन वैक्यूम विद 300 मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड से यानी 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये किस तरीके की होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या जो है फीचर्स हैं। तो याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेकिन ये फील्ड कैसी हैं? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये दोनों कैसे हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक, और ये आगे बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये ऐसे।
ऐसे, बताओ जरा, क्लियर है? ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये आगे, ये देखो ये ऊपर नीचे जा रही है, ये ऊपर नीचे, ठीक, ये इस तरीके से। तो ये देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इनके आगे बढ़ने की डायरेक्शन, जैसे ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये आगे बढ़े एक्स एक्सिस में, ठीक। तो ऐसे मोशन को, ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी कुछ ऐसा ही सीन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, और ये आगे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस में। क्लियर है? नाउ अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? आंसर है नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ये कैसी है? ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमने अभी डिस्कशन करा था। तो आप ये देखें एक्चुअल में दिखती कैसी है। देखो लेट से हमने कहा कि भाई ये हमारे पास, ये सिंपल देखो, आप हमने कोई भी एक एक्सिस मान ली, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या होता है कि हमने दिखाया कि भाई यहां पर लेट से हमारे पास ये एक ऐसी फील्ड हो गई, ये देखिए जरा, ठीक, और हमने कहा कि भाई ये हमारे पास एक और फील्ड हो गई कुछ इस तरीके। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा ये क्या है? तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड होती हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरीके से हमने दिखाया कि ये क्या हो गई? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये वाले प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों ऐसे ऐसे चल रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताया जा रहा है? ये अलग अलग पॉइंट पे इनके एम्पलीट्यूड की बात करी जा रही है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये कम हो जाती है इसकी वैल्यू, फिर एक टाइम पे जीरो हो जाती है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ये वाइब्रेट करती रहती हैं। तो देखो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस ग्रीन वाली पेन से मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है और येलो वाली लाइन को मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये देखो, ये वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एक्स एक्सिस में ये इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब आगे बढ़ने की डायरेक्शन। क्लियर है? तो कुछ ऐसा सीन बन रहा है जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम, ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें जो आगे बढ़ने की डायरेक्शन है वेव की, वो वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होती है। बताओ जरा, क्लियर है? ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में ये आगे बढ़ रही हैं। क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है, ये हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये भी हम आपको समझाएंगे, ठीक। तो आप ये देखिए, तो यहां पर आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके की होती हैं। क्लियर है? हमने वाइब्रेशंस की बात कर ली, टेक नाउ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको जूम इन करके अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं डिस्कशन यहाँ पर आपके साथ करूंगा। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो आप यहां पर देखिए कि दोनों फील्ड जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये दोनों फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टी? कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। सर इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होती हैं। सेम फेज का मतलब यह है कि ये एक ही टाइम पर मैक्सिमम होती हैं और एक ही टाइम पर मिनिमम होती हैं। मतलब जब ये, जैसे वेव अगर आगे, जैसे इस पॉइंट पे देखो, जैसे जिस पर्टिकुलर टाइम पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंची, उसी पर्टिकुलर टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंचेगी। हालांकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, लेकिन लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड 100 है
और इसका एम्पलीट्यूड 20 है, तो ये अपने 100 पे अगर 1 सेकंड में पहुंची तो ये अपने 20 पे ये 1 सेकंड में पहुंचेगी। यानी कि दोनों अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर सेम टाइम पे पहुंचती हैं, दोनों अपनी अपनी मिनिमम वैल्यूज पर सेम टाइम पर आती हैं, है ना। और इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती हैं, ये सेम फेज में होते हैं। कैसे होती हैं, सेम फेज में। तो आप यहां पर भी जो बात मैंने आपको बताई कि वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो फिर हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, या वाइस वर्सा आप जो है बोल सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये जो पॉइंट्स, हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, अगर कोई पॉइंट अगर रह रहा हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हम पढ़ाते हैं आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको एग्जैक्ट जो है इसका किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, ये सारे जो हेडिंग्स टाइप में या क्वेश्चन टाइप में लिखे हैं वो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाते हैं, है ना, हर बोर्ड के द्वारा। देखो जरा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रहे हैं, तो आपको समझना है यहाँ पर कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक रेस्ट चार्ज है, क्या है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर तो आपने ये देखा कि भाई एक बार आपने करंट फ्लो कराया, फिर ये जो है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डीसी करंट वाले केस में, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी और बस उतनी बन के रह गई, मतलब वो तो आगे बढ़ गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाए रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट लगा सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या होता है कि एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव मैक्सिमम बनेगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम बनेगा, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये मिनिमम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेटिंग करंट बना के इस तरह से हमेशा के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने का एग्जैक्ट जो रीजन है वो क्या हो सकता है, वो मैं आपको बता सकता हूं कि एक सिंगल चार्ज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है। किस प्रकार से, किस तरीके से, देखिए कि अगर मेरे पास एक सिंपल रेस्ट चार्ज है, कैसा चार्ज है, मेरे पास एक रेस्ट चार्ज है, तो आप ये देखेंगे रेस्ट चार्ज बनाता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रेस्ट चार्ज है तो रेस्ट चार्ज बनाता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास एक मूविंग चार्ज है, कैसा है, मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज क्या करता है, ये क्या बनाता है, क्योंकि देखो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, लेकिन इस बार ये रेस्ट चार्ज नहीं है, ये इस बार मूविंग चार्ज है, तो इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। कैसे बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक, ये दोनों चीजें बनाएगा। लेकिन आप जरा सोचो कि कोई चीज अगर मूव कर रही है तो वो दो टाइप से मूव कर सकती है, एक तो कांस्टेंट स्पीड में, या फिर दूसरा कैसे, वेरिंग स्पीड में, बदलती हुई स्पीड में। क्या? एक तो कांस्टेंट स्पीड में और दूसरा वेरिंग स्पीड में, बदलती हुई स्पीड में। समझ में आ रही बात? तो चार्ज भी दो तरह से मूव कर सकता है। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, ये भी कैसी बनेंगी, ये भी बनेंगी कांस्टेंट। कैसी बनेंगी? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है, लेकिन किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड घट रही है। या मैं सिंपल कहूं, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा, ये एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेटिंग चार्ज। कैसा चार्ज? एक्सेलरेटिंग चार्ज। मतलब स्पीड, जिसकी स्पीड सेम है, वेलोसिटी जिसकी बदल नहीं रही है, उसको हमने बोला कि भाई वो कॉन्स्टेंटली मूविंग चार्ज है। लेकिन जिसकी वेलोसिटी बदल रही है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब होती है, एक्सेलरेशन का मतलब बदलती हुई स्पीड, बदलती हुई वेलोसिटी, मतलब चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू के साथ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी तो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? यहां पर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कैसी? यहां पे जैसे
एक्सेलरेटिंग चार्ज का मतलब क्या है कि वेरिएशन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेंगी, लेकिन चार्ज एक ही वैल्यू से, एक ही स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, तो बदलती हुई स्पीड से मूव कर रहा है, जिसको हमने एक्सेलरेटिंग बोला, तो बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसको हमने क्या बोला, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए, अब एक्सेलरेशन में भी दो चीजें होती हैं। एक तो एक्सेलरेशन मतलब सिंपल कि या तो स्पीड बढ़ती चली जा रही है या घटती चली जा रही है। ठीक है ना, या ये भी हो सकता है कि पहले बढ़ी बीच में घट गई, मतलब एक रेगुलर टाइप का चेंज। और एक होता है ऑसिलेशन। क्या होता है, ऑसिलेशन, 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 ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में क्या होता है ना कि सारा खेल एक फिक्स तरीके से होता है। जैसे कि आपने देखा ऑसिलेशन में मेरा हाथ जो है ये यहां तक गया, वापस लौट के आया, यहां तक गया, वापस लौट के आया, ये गया, वापस लौट के आया। इसमें समझो क्या हो रहा है। आप जानते हो कि ऊपर गया वेलोसिटी 0, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है, फिर नीचे 0, फिर मैक्सिमम, फिर ऊपर, इस तरीके से। तो ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है ये बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या, कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज। अब ऑसिलेशन होता है तब भी तो वेलोसिटी बदलती है, एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज में ही ऑसिलेटिंग चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ऐसी वेव जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा कि देखो, ये वही ऑसिलेशन के कारण ही, ऑसिलेशन से इसकी वेलोसिटी मिला लो। क्या देखो, बीच में स्पीड मैक्सिमम, ऊपर 0, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर नीचे 0। तो ये ऐसी ही तो बन रही है। ये आप इसको देख लो, ये नीचे गया मैक्सिमम 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर ऑपोजिट, तो ये चल रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। तो हमने यहां पर लिख दिया कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस। तो हमने क्या लिखा, एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ऑसिलेटिंग चार्ज ने क्या करा भाई, अब तो हम समझ गए ना कि ऑसिलेटिंग चार्ज है तो क्या बनाएगा, एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन जाएगी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रीजनरेट करते रहेंगे। अब इनको किसी के साथ की जरूरत नहीं है भैया, तूने मेरा हाथ जो थामा उसके बाद क्या है, ये अपने आप आराम से खुद ही जो है हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर के आगे बढ़ जाएंगे। बताओ जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, इसमें अब हमें कोई प्रॉब्लम, कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, बाकी मैं टेलीग्राम पर तो इसको पोस्ट कर ही दूंगा आज की आज ही। ठीक है, टेलीग्राम पे फाइल नहीं मिलती है तो फाइल सेक्शन में जाके ढूंढ लिया करो, सभी फाइल अपलोड कर देते हैं जो भी पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, अभी बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बता दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, या इसी को हम कह देंगे ऑसिलेटिंग चार्ज। क्या कह देंगे, ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है ना, अभी समझिए ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सारी बात हमने पढ़ ली कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उनकी प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना, दोनों फील्ड्स क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये कैसे रहते हैं, सेम फेज वाली रहती हैं। कैसे रहती हैं, सेम फेज वाली रहती हैं। ठीक है ना, अभी आप इसको यहां पे समझे कि पावर और एनर्जी जो कंट्रीब्यूट करती हैं दोनों ही फील्ड, ये कैसे होती हैं, दोनों ही फील्ड सेम पावर या कहूं सेम एनर्जी कंट्रीब्यूट करती हैं। हाँ, मतलब दोनों ही फील्ड में सेम एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों ही एनर्जी सेम, मतलब दोनों ही फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही सेम एनर्जी होती है। ठीक, लेकिन एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, बट एम्पलीट्यूड ऐसे लिख लो, बट एम्पलीट्यूड ऑफ, यहां पे लिखूंगा बट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्जर देन मैग्नेटिक फील्ड।
इसको आप ऐसे लिख लें, ठीक है। मैं इसको फाइल बढ़िया तरीके से एडिट करके यहां पर भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है और उसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। मतलब अगर हम सेंटर से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां तक पहुंच गई तो मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक, थोड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे इसलिए बोल देते हैं कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो आप यहाँ पे समझना कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन, तो हमेशा याद रखो ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड मतलब ये सेंट्रल, ये मीन पोजीशन से कोई वेव कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जा सकती है, ठीक है, नाउ कितनी दूर जा सकती है, देखो। तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से सी टाइम्स होती है। रिलेशन हमेशा याद रखेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को याद करने में दिक्कत होगी तो ऐसे याद रख लेना, ई इज इक्वल टू बी सी। ई इज इक्वल टू क्या है, बी सी। मतलब ये दोनों ही रिलेशन सही है, आप इन दोनों में से कैसे भी याद रख सकते हैं। ई इज इक्वल टू बी सी तो ज्यादातर बच्चे याद रख जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। देखिए जरा, तो अभी इसके बाद आप समझिए कि ये दोनों का रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कम होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही चार्जलेस फील्ड हैं, दोनों पे कोई नेट चार्ज नहीं होता, तो किसी भी, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। जितनी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, ये सेम स्पीड से आगे बढ़ती हैं, है ना, किसी की भी स्पीड ना कम है ना ज्यादा है, सेम मीडियम के अंदर, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ लाइट 300/8 मीटर पर सेकंड से ये आगे बढ़ती हैं। अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी है। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ईच अदर। मतलब दोनों डेंसिटी को हम बराबर प्रूव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो ऑब्वियस सी बात है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों फील्ड की कुछ एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी जो हमने फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर में डिराइव करी हुई थी, कितनी कितनी होती है उसकी हम बात करेंगे। देखो जरा, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर जो ई है, ये ई क्या है, इंस्टेंटेनियस फील्ड, क्या है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको हमने इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। अब जैसे आपने पढ़ा था ना कि ऑल्टरनेटिंग करंट भी ऐसा ही था, साइन वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये भी साइन वेव के फॉर्म में। तो कौन सी वैल्यू कही जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, कौन सी वैल्यू ले, तो कहा गया आरएमएस वैल्यू ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, आरएमएस वैल्यू। तो अगर हम अब यहां पर लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ई आरएमएस का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ई आरएमएस का स्क्वायर। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें, अब देखो आप समझते हैं, आपने ऐसे आई आरएमएस पढ़ा था, तो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या था, ई आरएमएस मतलब ई नॉट या आई नॉट बाय √2, ऐसे ही था। अगर आई आरएमएस का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही आपने पढ़ा था। तो ऐसे ही अगर हम यहां पर करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई आरएमएस की जगह ये हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर बाय √2 की जगह 2। सिंपल सी बात है, आप ये समझिए कि भाई ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ई आरएमएस, जिस 7 चैप्टर में जस्ट आपने पढ़ा था, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, सॉरी, ओ शिट, तो आप सभी ने ये पढ़ रखा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ जरा। ई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा, पीक वैल्यू में √2 का डिवाइड कर दो।
अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे ये बन जाएगा। बताओ जरा, क्लियर है? ठीक, तो फाइनली जो एनर्जी डेंसिटी जो बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कुछ ये हो रही है कि यू ई इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ई नॉट का स्क्वायर, और अपॉन में ये जो 2 है इसको हम बोल सकते हैं 1/4। तो एनर्जी डेंसिटी ये इतनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इतनी हो गई। ठीक, अच्छा ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए जरा, अब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, देखो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यू ई इज इक्वल टू, या मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हमने पढ़ी है कितनी होती है, 1/2, और ये म्यू नॉट, और ये बी स्क्वायर, ये होती है 1/2 म्यू नॉट और ये बी स्क्वायर, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, अच्छा ठीक, इसके बाद आप ये देखिए 1/2 म्यू नॉट ये लिखा है, ठीक है, अच्छा ठीक, समझना बात को। b की जगह ये भी जैसे बी आर एम एस वैल्यू है, क्या है ये बी आर एम एस वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो बी नॉट स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर होगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो ये कुछ समझ में आ रही बात, तो आप ये देखिए, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। क्लियर है? अब समझना, अब हम ये जानते हैं जैसे होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है, जो शायद मैंने अभी आपको यहाँ पे नहीं बता पाई, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज v इज इक्वल टू, या c इज इक्वल टू, मैं बोलता हूं 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इतना होता है। बात क्लियर हो रही है? ये फॉर्मूला याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये बन जाएगी c² इंटू, अच्छा सॉरी, म्यू नॉट की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, म्यू नॉट की, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/c² इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को कितना पुट कर सकते हैं, तो देखिए ज़रा, तो म्यू नॉट की जगह अगर मुझे वैल्यू पुट करनी है तो c² के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। या इस वैल्यू को, हाँ चलो, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो देखो ज़रा, सिंपल सी बात है, चलो मैं इसको भी आगे बढ़ा दूँ कि 1/4 म्यू नॉट, b² को जैसे हम लिख सकते हैं ना, देखो ज़रा, बहुत सही आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रा, आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट को आप लिख सकते हैं, देखिए बहुत सही आंसर आ जाएगा। हम सेम प्रूव करने वाले हैं। तो c² इज इक्वल टू, देखो स्किप मत करना, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ आपको, 1/ ये चल रहा है, तो म्यू नॉट की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/c² इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं ना। बताओ जरा, बताओ, कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लिख सकते हैं ना, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां से हमने म्यू नॉट की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब आप ये समझिए कि क्या मैं यहां से ऐसा कर सकता हूं कि 1/4 बी नॉट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी नॉट को देखो जरा, बी नॉट की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं E0/c, यहां से बी नॉट की वैल्यू को मैं E0/c लिख सकता हूं ना। तो चलो लिख देता हूं। तो बी नॉट की वैल्यू को लिख सकता हूं E0/c का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है। म्यू नॉट को क्या लिखूंगा जरा आप मुझे बताओ, आप भी बता दो, म्यू नॉट को क्या लिखूंगा, 1/c² इंटू एप्सिलॉन नॉट, 1/c² इंटू एप्सिलॉन नॉट, नीचे ये, ठीक है। बताओ जरा, क्लियर है? अब देखिए, अगर अगले स्टेप की हम बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 1/4 E0² को हमने E0² लिख दिया, c² को हमने c² लिख दिया। ये नीचे वाली चीज पलट के ऊपर नहीं जाएगी क्या? बताओ, जाएगी पलट के ऊपर? तो c² इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये पलट के गई। तो देखो हमने क्या देखा कि c² से c² कट गया, तो यहां पे क्या बचा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। तो यहां से ये एक्चुअल में क्या निकल के आई,
मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी। तो आप ये समझिए, तो यहां पर हमने क्या प्रूव कर दिया भाई साहब, यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो इतनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, अगर इसको आरएमएस फॉर्म में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इतनी होती है। यह आपका इस वाले पॉइंट का आंसर हो गया। इसको हमने फाइनली एक्सपैंड करके इतना बना दिया, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इतनी होती है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन आपके सामने था कि प्रूव करिए कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ये बराबर होती है। भाई ये सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए स्किप मत करना। तो आप इस तरीके से इनकी एनर्जी डेंसिटी को बराबर कर सकते हैं। बताओ जरा, कोई प्रॉब्लम आई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मैं दोनों को ऐड करना चाहूं तो मैं दोनों को ऐड भी कर सकता हूं। कैसे ऐड कर सकता हूं कि दोनों की एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, यूई प्लस यूबी। तो मैं इसको अगर दोनों को ऐड करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि 1/2, देखो जरा 1/2 कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर प्लस यहां पे 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी दोनों ही फील्ड की। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका हमने क्या करा, इसको हमने प्रूव कर दिया कि एक बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी टोटल निकाली, एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी टोटल निकाली, और उसको यहां तक ये टोटल हो गई, यहां तक टोटल हो गई। देखो जरा यहां तक ये, जैसे अगर आप इसको और ढंग से करना चाहते हैं तो अगर मैं देखो ऐसे देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंप्लीट यहां तक लिख सकता हूं। ये तो आरएमएस, चलो इसको मत लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये ऐसे हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को 1/4 म्यू नॉट और ये बी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी बोला, 1/4 कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, बस ये हो गया। तो यहां तक सिर्फ अगर बात हो जाए, सिर्फ फाइनल आंसर मेरा सुन लो, सिर्फ अगर बात हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होगी तो आप यहां तक लिखें। अगर बात हो कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होगी तो आप यहां तक लिखें। ठीक है, ये हमने आगे इसको प्रूव करने के लिए बताया कि देखो हम इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। बताओ जरा, क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसको प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे लिखना है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना करके सेंड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। क्लियर है ना? डाउनलोड कर लोगे, ठीक। बाकी अगर जिन बच्चों को टेलीग्राम पे नहीं जाना हो वो यहां से स्क्रीनशॉट भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, देखो हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट जो हम समझ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अलग से कुछ भी नहीं आएगा, सब यहीं से आएगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है। एक एक पॉइंट जो बताया जा रहे हैं आप इसको बढ़िया से अपने दिमाग में बिठा के रखा करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जिस बच्चे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, आप टेंशन के लिए रहो। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। अभी देखिए नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, अब कुछ की पॉइंट्स, कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इन पे आप जो है नजर बनाएंगे बढ़िया से। देखो क्या है कि अभी हमें पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी किसे कहा जाए, तो मान के चलिए कि जैसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर परपेंडिकुलर प्लेन ये है। तो मान के चलो कि इस प्लेन के पर यूनिट एरिया में, जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड से कितनी जो है एनर्जी पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा कि जैसे ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर एक वेव आ रही है, तो ये वेव इसके 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी पास कराती है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताओ जरा, क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है ये, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी और मोमेंटम होती है? तो आप एक बात तो समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द कैरियर ऑफ एनर्जी।
वेव तो एनर्जी को कैरी करती ही करती है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, है ना, क्योंकि जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी है, दोनों के पास अपनी अपनी एनर्जी होती है, तो एनर्जी तो कैरी करती है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम भी कैरी करती है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कोई मास तो होता नहीं है, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके पास कोई मास तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे समझिए, तो इस हिसाब से तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पास मोमेंटम नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक प्लेन है, मान के चलो कि यदि मेरे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक। अब इस सरफेस पे इस तरीके से एक चार्ज रखा हुआ है और यहां से एक हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और इस चार्ज पार्टिकल से टकराती है, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है मतलब इस चार्ज के पास जो मास था उसको वेलोसिटी मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल वेव के आने से मोशन में आ गया, दैट मीन उसके पास मोमेंटम आ गया। और आप समझते हैं कि इस यूनिवर्स का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, दैट मीन्स अगर उस चार्ज के पास मोमेंटम आया तो किसी ने तो दिया होगा। आंसर है कि इस वेव ने इसको मोमेंटम ट्रांसफर करा, इसका मतलब पहले से इसके पास कुछ मोमेंटम होगा और वही मोमेंटम इसने ट्रांसफर करा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी मोमेंटम होता है। तो यहां पर हम लिखा है कि यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम व्हेन ए चार्ज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन चार्ज केप्ट ऑन ए प्लेन इज सेट इनटू मोशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इलस्ट्रेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। अच्छा, अब जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से टकराती है तो वो सरफेस दो टाइप की हो सकती हैं। कौन सी? एक हो सकती है आपकी एब्जॉर्बिंग सरफेस और दूसरी हो सकती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे एब्जॉर्बिंग सरफेस की तो जो मोमेंटम जो होगा ये होगा u/c, जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करेंगे तो जो मोमेंटम होगा ये होगा 2u/c डबल, क्योंकि एक बार जाने का और एक बार आने का मोमेंटम, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, आप इनको मिस नहीं कर सकते, ठीक। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। देखा गया है, जैसे कि जो हमारे भारत के बहुत महान साइंटिस्ट हुए जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, इन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेट करा था एक एक्सपेरिमेंट, जैसे कि एक सिंपल वैक्यूम चैम्बर के अंदर, एक सिंपल से वैक्यूम चैम्बर के अंदर उन्होंने एक हल्की सी एक बॉल ली। अब वैक्यूम चैम्बर है, उन्होंने इसके एक हल्की सी बॉल ली तो कोई बाकी का कोई मीडियम इसको नीचे लेकर के नहीं जाएगा, सिर्फ ग्रेविटी इसको नीचे लेके जाएगी। तो इस हल्की सी प्लास्टिक की बॉल इन्होंने ली और इस पर नीचे से एक लाइट उन्होंने एक्सर्ट करी, लाइट इंसिडेंट कराई, तो देखा कि इस लाइट ने, ये बॉल काफी हल्की थी लेकिन इस लाइट ने इस बॉल को बैलेंस कर लिया। मतलब ये जो लाइट है ये क्या कर रही है, ये इसको बैलेंस कर रही है। इसका मतलब है कि नीचे से इस पे प्रेशर लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी, ठीक है ना। तो ये एक प्रूफ है इस बात का कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसको हम रेडिएशन प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए, मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, निकोलस एंड हल्स, इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से भी जो विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं, ठीक है, उस वेव का जो प्रेशर मेजर करा ये था 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 7 × 10⁻⁶ न्यूटन का जो फोर्स है वो लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ठीक। तो आप इसको देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये फोटोन से मिलकर बने होते हैं। व्हेन फोटोन इज इंसिडेंट ऑन सरफेस इट्स मोमेंटम चेंजेस एंड हेंस इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस गिविंग राइज टू रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। आप इसको पढ़ के आराम से जो है लिख सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ की फीचर्स हैं जो आपको और समझने चाहिए, याद रखने चाहिए। जैसे कि उनमें से एक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अगर कहीं पे भी लिखा हो E वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूज करके हम मतलब ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जब हम यूज करेंगे ना, तो ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। हमेशा कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन कैसे पता पड़ती है, तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आपको अपने राइट हैंड की पाम रखनी होती है, हथेली रखनी होती है, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन हम मोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझना ये इस तरह से मान के चलो, ऐसे वाई एक्सिस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मतलब ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर की साइड मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बात समझना। ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हथेली को मैंने पाम को ऊपर की साइड रखा, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की साइड, तो बाहर की साइड फिंगर्स को मोड़ दिया, तो इसका जो थंब जो होगा ये बताएगा किस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रहा है। अगर मान के चलो कि ऐसा हुआ, मान के चलो कि वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में हुई या कहूँगे एक्स एक्सिस में हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई एक्सिस में हुई मैग्नेटिक फील्ड, तो ई क्रॉस बी पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पाम रखना है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई एक्सिस में। अगर मैंने इस बार कहा तो नीचे तो मोड़ नहीं सकता, ऊपर ही मोड़ूंगा, तो इस वाले केस में ये मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन ऐसे होगा, ठीक है। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, वो कहाँ जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। अब इसमें एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस ई क्रॉस बी में अगर हम म्यू नॉट का डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। क्लियर है। तो देखो ये क्या बताता है हमें, इट गिव्स द नॉर्मल एनर्जी फ्लो रेट, ये या ऐसा कहूं कि ये कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से, ये हमें बताता है नॉर्मल एनर्जी, है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बताता है, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर का काम क्या है, इट गिव्स द नॉर्मल एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। चलिए अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे समझिए कि जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मेरे पास, तो मुझे अगर बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो कैसे बताऊंगा, तो उसके लिए इक्वेशन होती है, क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। कई बार हमें ये इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखी मिलती है, जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वहां पे जो के होता है वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा। इसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। कभी आपको देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। 2 पाई तो 2 पाई लैम्डा होती है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। चलिए लैम्डा होती है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे एक्स ले लिया, वाई में आगे बढ़ती तो वाई लेते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इससे बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इससे बताते हैं, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, बी नॉट मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये हमारी ये 7 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 7 टाइप्स की। अगर हम बात करें जैसे एक सीक्वेंस में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी 7 टाइप की हैं। सर कौन कौन सी, तो सिंपल सी बात है, पहली कौन सी है, गामा रे, कौन सी है, गामा रे। दूसरी कौन सी है, एक्स रे, देन अल्ट्रा वॉयलेट रे, अल्ट्रा वॉयलेट रे, ठीक है। थर्ड कौन सी है, विजिबल रे। फिफ्थ कौन सी है, इंफ्रारेड। 6 माइक्रोवेव। 7th रेडियो वेव, ठीक है। याद करने की ट्रिक क्या है, तो याद करने की ट्रिक बहुत आसान है। याद करने की ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि जी का मतलब होता है, जी का मतलब क्या है, गाड़ी। जी का मतलब क्या है, गाड़ी, गाड़ी एक्सयूवी, गाड़ी एक्सयूवी, एक मिनट, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। बस ये आपको याद रखना है कि जो एक्सयूवी गाड़ी जो आती है
वो मेरी रेंज में है कि नहीं। गाड़ी XUV इन माय रेंज, तो गाड़ी मतलब गामा, एक्स मतलब एक्स रे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट रे, वी मतलब विजिबल रे, इन मतलब इंफ्रारेड, माय मतलब माइक्रो, रेंज मतलब रेडियो वेव्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि ये जो हमने अरेंज करा है ये किस तरीके से अरेंज करा है। तो ये अरेंजमेंट वेव्स का, तो 7 टाइप्स की वेव हैं। ये वेव्स का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है कि अगर आप नीचे की साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हैं नीचे की साइड जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। ठीक है, और नीचे की साइड जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीजेज। समझाता हूं भी, सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, कोई भी वेव 1 सेकंड में कितने साइकिल्स अपने पूरे कर रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और वेवलेंथ समझते हो ना, ये 2 पॉइंट्स के बीच में क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे कि ये 1 सेकंड में मान के चलो 1 साइकिल पूरी कर पा रही है अपने, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने 1 साइकिल बोली तो ये 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ देखो इसकी एक साइकिल पूरी हो गई, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी पूरी हो गई। समझ में आ रही बात। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो गई। ठीक, तो अगर इसने 1 सेकंड में 3 साइकिल पूरी करी है तो बस इसी को हम बोलते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें गामा रे की फ्रीक्वेंसी, गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है, याद रखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये भी मैं आपको बताता हूं 10⁻18 से लेकर के 10⁻22 हर्ट्ज। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको लिखी मिलेंगी अभी, आप इसको याद रखेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देखो जिसकी वेव जल्दी साइकिल पूरी कर रही होंगी, जिसकी वेव जल्दी साइकिल पूरी कर रही हैं, तो जरा सोचिए कि उनकी वेव के पास ज्यादा एनर्जी होगी ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि गामा रे के पास गामा की जो एनर्जी होती है, गामा की जो एनर्जी होती है ये हाईएस्ट होती है। गामा हैज हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी होती है गामा रे के पास। अब सोचो कि जिसकी वेव जल्दी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही होंगी, उनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा होने से इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर इनकी कैसी है? पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी। ठीक है, हाईएस्ट। अगर हम बात करें नीचे आ जाएं तो इसकी, आप सोचो इसके बाद फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है कैसी है? लीस्ट वेवलेंथ है। कैसी है? सबसे छोटी वेवलेंथ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अभी सभी वेव्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब अगर हम, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव की। हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ सबसे बड़ी वेवलेंथ है। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, हमेशा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। ये आप याद रखें। किसी की अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। बस इतना सा रिलेशन है, याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ये सातों की सातों वेव है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जैसे रेडियो वेव से हम बात कर रहे हैं, तो आप ये देखो रेडियो वेव की वेवलेंथ बड़ी है, फिर माइक्रोवेव पे पहुंचे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो गामा रे की साइड, ये देख रहे हो वेवलेंथ छोटी होती चली जा रही है। वेवलेंथ ये देख रहे हो, पहले देखो वेव 2 क्रेस्ट के बीच का साइज ये था, फिर 2 क्रेस्ट के बीच का साइज और कम हो गया, यहाँ पे देखो और कम हो गया। तो जैसे जैसे आप गामा रे की ओर बढ़ते हैं, ये वेवलेंथ का साइज डिक्रीज होता चला जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ यूजेस हमने लिखे हुए हैं, सबके अलग अलग यूजेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो जरा कि रेडियो वेव का यूज होता है रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन में। ठीक, माइक्रोवेव का यूज होता है कुकिंग वगैरह, कुकिंग पर्पज में माइक्रोवेव, अपन अवन आप जानते हो। ठीक है, इंफ्रारेड वेव का यूज होता है हीट को ट्रांसफर करने में। डिजिटल जो कहूँ कि
थर्मल सेंसिंग के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कहीं इंफ्रारेड वेव सिंपल हीट वेव को कहते हैं, किसको कहते हैं, हीट वेव को। चलो आगे आपको और बताता हूँ। विजिबल लाइट वो है जिनसे हम देख पाते हैं, है ना, जो हमें अभी उजाला कर रही हैं, ठीक। अल्ट्रावायलेट रेज, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रे का जैसे कि कहीं पे यूवी रे प्रोटेक्शन, जैसे यूवी रे जो होता है ना, वो जर्म्स को किल कर देती हैं, तो कहीं पे वाटर प्योरीफाई करना है या प्योरीफिकेशन पर्पज के लिए यूवी रेज का काफ़ी यूज होता है, ठीक। एक्सरे का यूज तो हम सभी जानते हैं कि भाई फोटो खींच लेती हैं ये अपने हड्डियों की, क्रैक्स की, मतलब इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि गामा रे से थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्सरे की, तो इनके पास एनर्जी अच्छी खासी है, तो अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और हड्डियों का फोटो खींच लाती हैं। इंजन्स में क्रैक व्रैक कहीं पड़ा है तो उसका फोटो खींच लाती हैं, है ना। तो देखिए जरा, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर का इस्तेमाल है। गामा रे की पेनिट्रेटिंग पावर इतनी अच्छी खासी है कि जब भी कभी कैंसर होता है ना किसी को, तो सेल्स को गुच्छे बनने लगते हैं, तो सेल्स को वो जो अनवांटेड ग्रोथ होती है ना सेल की, उसको किल करने के लिए डायरेक्ट उन पर गामा रे इंसिडेंट कराई जाती है, ताकि वो कैंसरस सेल की ग्रोथ रुक जाती है और वो कैंसर से ट्रीटमेंट जो है उसका, मतलब कैंसर से वो ट्रीट हो जाता है। इसी को हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ये अलग अलग आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करी है, देखो ये भी बताया यहाँ पे कि यहाँ पे वेवलेंथ अभी कम है, फिर जैसे जैसे यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, फिर अपन गामा की साइड है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। और वेवलेंथ किस साइड बढ़ेगी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, बस ऐसा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो ये देखो, अभी यहाँ पर एक ज़रूरी बात बतानी है आपको, जैसे कि बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि विजिबल, अगर हम बात करें विजिबल रे की, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो हमें याद रखनी है हमेशा, क्या, 400 नैनोमीटर से लेकर के जो 7800 नैनोमीटर, या सिर्फ 700 नैनोमीटर तक ये होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये विजिबल, मतलब विजिबल लाइट में सिर्फ हमें सारी वेवलेंथ दिखाई नहीं पड़ती है, विजिबल लाइट में सिर्फ हमें इतनी वेवलेंथ दिखाई पड़ती है। कई जगह पे ये डेटा इतना भी लिखा होता है, ठीक है, जिसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम 70-80 नैनोमीटर कहते हैं। तो कई जगह आपको इतना भी देखने को मिल जाता है। तो विजिबल लाइट में भी हमें सारी लाइट हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बस ये लाइट रेंज हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। या कहें कि ये हमारे मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 7 कलर्स हैं, ये इतनी लाइट रेंज के बीच में होते हैं, इतनी वेवलेंथ के बीच में होते हैं। इनमें से भी हम सारी जो है वेवलेंथ को देख नहीं पाते हैं, अच्छे सेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, हर एक वेव, सभी के यूजर्स को हम अच्छे समझने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको भी बताने वाले हैं। देखो जरा, तो सबकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कही जा रही है। तो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये 0.1 मीटर से लेकर के ये आपको 600 मीटर तक, इतनी बड़ी वेवलेंथ हमें इसको जो है वेव की देखने को मिलती है। रेडियो वेव का ये पूछा जाता है, ये आप सभी बच्चों को याद रखने हैं, सभी को अच्छे से याद करना है कि रेडियो वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। माइक्रोवेव का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती हैं, पहचानेंगे कैसे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो देखो ये सारी बातें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ इतनी है। अगर मुझे वेवलेंथ पता है तो सिंपल सी बात है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से लेकर के मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। तो आप कोई भी एक चीज याद रख लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक। याद करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरी चॉइस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये बनती कैसे है। तो सिंपल सी बात है, रेडियो वेव जो है, मैं आपको जैसे यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन नहीं दिया ना, तो आप इसको समझ भी सकते हैं। रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एरियल, मतलब हवा में आप ये देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो वहां से बनेगी रेडियो वेव। बाकी आप इसमें एलसी ऑसिलेशन सर्किट भी लिख सकते हैं, एलसी ऑसिलेशन सर्किट, ये बना देती हैं रेडियो वेव को। अच्छा, और उनको सेंस करने के लिए कौन डिटेक्ट करता है, तो आंसर है जो एंटीना जो लगे होते हैं रिसीवर, वो इनको सेंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ठीक 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 ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ 0.1 मीटर से लेकर के 1 mm तक ये वेरी करती है। और इसकी बात करें तो कुछ स्पेशल डायोड होते हैं,
ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, सॉरी मुझे वैक्यूम ट्यूब बोलना चाहिए, कुछ स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं जैसे जिनमें से क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन, ये जो है माइक्रोवेव के प्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं। और पॉइंट कांटेक्ट डायोड से, मतलब पॉइंट कांटेक्ट स्पेशल टाइप के डायोड होते हैं, उनसे हम इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। इंफ्रारेड की वेवलेंथ और इसके इंफ्रारेड की जो सोर्स है, इंफ्रारेड का जो सोर्स है, सोर्स मतलब कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो इंफ्रारेड वेव, मतलब इनको हीट वेव भी कहते हैं। तो हॉट मॉलिक्यूल्स, हॉट बॉडीज जो हैं, ये इंफ्रारेड वेव के प्रोडक्शन का सोर्स है। बाकी इनके लिए इंफ्रारेड फोटोग्राफिक प्लेट आती है अलग से, पायरोमीटर आता है, ठीक, उनसे अपन इसको सेंस कर सकते हैं। लाइट की वेवलेंथ आप समझते हैं, अभी जस्ट आपको बताई। लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो लाइट के सोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे बल्ब हो गया, वो भी लाइट का सोर्स है, लेकिन बल्ब के अंदर भी क्या होता है, बल्ब के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा होता है। ये तो लाइट किससे, मतलब विजिबल लाइट जो है उसका प्रोडक्शन और सोर्स क्या है, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी पे जाता है और वापस जब ये अपनी अब ऑर्बिट में आता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है ये उसको रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि अगर इसकी जो रेंज है अगर वो इतनी होती है तो ये लाइट कहलाती है अपनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रे क्या लिखा हुआ है, देखो अल्ट्रावायलेट रेज में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे स्पेशल ट्यूब होती है, ठीक है, स्पेशल ट्यूब से हम एक्सरे बना सकते हैं। या फिर जब कोई हैवी, जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल पे जाके स्ट्राइक करता है तब भी वहां पर एक्सरे का प्रोडक्शन हो जाता है। गामा रे का प्रोडक्शन कैसे होता है, जब भी रेडियो एक्टिव डिके होती है, कभी भी कोई न्यूक्लियस टूटती है, तो न्यूक्लियस टूटेगी तो उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलते हैं और उसके साथ साथ हमेशा गामा रे निकलती है। मतलब न्यूक्लियस का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसके साथ हमेशा रेडियो एक्टिव जो रे है, मतलब जो गामा रे है, वो निकलती है, ठीक है। तो इन सब के प्रोडक्शन हो गए। इन सबको सेंस करने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म का, मतलब जो फोटोग्राफिक जो पहले वो आती थी, रील आती थी, अभी इंस्टा वाली रील नहीं, जो फोटोग्राफिक प्लेट जिसपे फोटो खिंचता था, ठीक है। तो फोटोग्राफिक फिल्म का हम यूज कर सकते हैं इन सभी रेज को सेंस करने के लिए, ठीक है ना। और जो लाइट है वो तो हमारी जो है आंख का पर्दा ही, मतलब रेटिना ही उसको सेंस कर लेता है, ठीक है। तो इन सभी की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। तो देखिए जरा, अब इनके कुछ यूजर्स की हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा और डिटेल में। जैसे कि गामा रे का यूज हमने आपको बता दिया, गामा रे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स होती हैं। इनका यूज़ हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए करते हैं, कैंसरस जैसी अनवांटेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स फिर एक ही हो गए। एक्सरे की हम बात करें तो जैसे कभी आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अब एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपके कपड़ों के आर पार क्या जाएगा, ठीक, एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे जो होती हैं ये अब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अपन मेटल की कोई गन वगैरह कुछ चीज़ लेके जा रहे हैं अनवांटेड, तो उसको वहाँ से पता कर लेते हैं। मेटल डिटेक्टर में इसका यूज होता है। बोन में हड्डी फ्रैक्चर हो गई, उसको में अपन जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे का यूज़ करते हैं। किसी भी क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने के लिए हम एक्सरे का यूज़ कर देते हैं। देन यूवी रे की हम बात करें, यूवी रे भी जैसे गाड़ी एक्स यूवी, तो आप ये समझें कि गामा रे से कम फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरे की, और एक्सरे से थोड़ी सी और कम फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रावायलेट रेज की। तो इसलिए हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी हार्मफुल होती हैं, है ना, स्किन की सेल्स को एकदम डिस्ट्रॉय करती हैं। तो यूवी रे प्रोडक्शन क्रीम आती है, ठीक है। अब इतनी हार्मफुल होती हैं ये, मतलब इनकी इतनी एनर्जी होती है कि अगर मान के चलिए कि कहीं पे जर्म्स वगैरह हैं और उन पे एक्सरे पड़, यूवी रे पड़ जाए, अल्ट्रावायलेट रे, तो वो जर्म्स किल हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि डेंटिस्ट के जब आप जाते हैं तो उनके यहाँ पर एक चेम्बर रखा होता है, ठीक है, और उसमें जैसे यूवी लाइट जल रही होती है, ठीक। अब ये जो यूवी लाइट है, यूवी लाइट बल्ब लगा होता है, तो ये जो यूवी लाइट बल्ब है इसके अंदर वो जो उनके कैंची, हथौड़े, औजार, दांत ठोकने के, दांत साफ करने के सब रख देते हैं, ताकि जो अपने जो माउथ के जर्म्स अगर इस पे लग गए, वॉश करने के बाद भी अगर नहीं छूटेंगे, तो इस लाइट के अंदर रखे होने से ये जरूर से मर जाएंगे हमेशा के लिए। तो मतलब तभी तो एक पेशेंट के मुंह में वही टूल लगा दिया, फिर दूसरे के मुंह में लगा दिया, क्यों भाई, हालांकि वॉश करने बाद लगाया, लेकिन फिर भी क्या वो जो घड़ी साबुन से या लाइफ बॉय से क्या सारे जर्म्स मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, ठीक है। वो जो 1% 2% रह गए थे वो कैसे मर जाएंगे? वो इस लाइट से मर जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा, तो यहां पर आप समझिए कि तो ये इसका यूज हो गए। तो इसी तरह से फिंगरप्रिंट सेंसर में भी इसका यूज होता है, ठीक है। यूवी लाइट जो होती है डिटेक्ट कर लेती है फिंगरप्रिंट सेंसर्स को, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स को।
फूड प्रिजर्व करके रखना है। तो अब फूड पे अगर आपने यूवी रे का यूज करा, जो है लो फ्रीक्वेंसी वाली यूवी रेज का आपने यूज करा, तो बस उतने से जर्म्स मर जाएंगे, फूड हमारा खराब नहीं होगा। ठीक है, विजिबल लाइट का यूज क्या है, विजिबल रे का आई साइट के लिए, देखने के लिए। रेडियो वेव का यूज क्या है, ये जो कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का अलग अलग यूज होता है। ठीक, अच्छा, दो वेव रेडियो वेव से पहले रह जाते हैं, जिसमें से एक है इंफ्रारेड वेव। तो इंफ्रारेड वेव का ये दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं जो रह गई हैं अभी, कि इंफ्रारेड वेव जो होती हैं ये टीवी के रिमोट, जैसे आप ये देखें कि एक्चुअल में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते थर्मल इमेजिंग। जैसे मान के चलो नाइट विजन फोटोग्राफी, मान के चलो रात में किसी का फोटो खींचना है अपन को। ठीक है, बस ये पता करना है कहाँ गर्मी ज्यादा है, कहाँ गर्मी कम है, मतलब टेम्परेचर सेंस करना है, पूरा वेदर फॉरकास्टिंग करनी है अपन को। वेदर फॉरकास्टिंग समझते हो, मतलब हमें ये बताना है कि कब मौसम कैसा है, कहाँ पे मौसम ठंडा है, अर्थ के किस जगह पे गर्म है, कौन सा पार्ट ऐसे गर्म है ठंडा है। तो हम इंफ्रारेड इमेजिंग से कहेंगे, मतलब इंफ्रारेड रेज का यूज करके थर्मल इमेजिंग कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। जैसे इस बंदे का फोटो खींचा गया, तो यहाँ पर हमें देख के, इस कलर को देख करके हम बता सकते हैं कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है। जैसे कि अगर येलो कलर बता रहा है तो लेट्स से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं पे अगर एकदम ब्लू कलर बता रहा है तो टेम्परेचर बहुत कम है। ऐसे आपने जो है ऐसे अगर मैं बात कहूँ तो आपने, जैसे कि आपने देखा होगा अर्थ थर्मल इमेज, तो आपने अर्थ की थर्मल इमेजिंग भी ऐसे देखी होगी। तो यहां से हमें क्या पता पड़ रहा है, यहां से हमें पता पड़ रहा है कहां पे टेम्परेचर कितना कितना ज्यादा है, कितना टेम्परेचर है कहां पे, देखो। तो ये सारी चीजें, तो इसको ये कैसे फोटो लिया गया, ये फोटो लिया गया इंफ्रारेड इमेजिंग या इंफ्रारेड रेज के जरिए, इसको अपन थर्मल इमेजिंग कहते हैं। अब मान के चलो रात में अपन को किसी पर स्पाइंग रखनी है, अब कैमरे वैमरे का इस्तेमाल डायरेक्ट वहां पर नहीं हो पा रहा, तो इंफ्रारेड रेज से हम सैटेलाइट वगैरह की हेल्प से यूज उसको, मतलब फोटोज वगैरह उनके खींच सकते हैं। ठीक है, स्पाइंग पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक, टीवी के रिमोट के सामने जो छोटी सी एलईडी लगी होती है, एलईडी बल्ब, वो भी इंफ्रारेड रेज के थ्रू सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करती है। तो टीवी के रिमोट में या किसी प्रकार के रिमोट में इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। इंफ्रारेड रेज को हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये रेज कैमरा में, डिजिटल कैमरा में हमें दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज है, इसको आप समझिए, फॉग में, कोहरे में या मिस्ट में, मतलब जहां पे से अपन विजिबिलिटी कम है, तो वहां पर इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि इंफ्रारेड रेज की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। जैसे गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, और उसके बाद आपकी आई इंफ्रारेड रे। तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है, ये नीचे को जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो कंपैरेटिवली इनसे ज्यादा है। तो ये जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा वो कम और कम स्कैटर होती है, कम से कम बिखरती है। तो अगर आपको धरती पे सिग्नल ट्रांसफर करने हैं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो आप इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो ये इसके यूज। अच्छा, एक और चीज, एक और है, जैसे ये मस्कुलर पेन, जैसे कई बार आपने देखा है थोड़ी सी आपकी एज हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, तो आपके कमर में दर्द होने लगेगा भयंकर, फिर मूव लगाओ कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपने मसल्स में पेन होने लगेगा, तो वहां सिकाई की जरूरत होती है। तो सिकाई कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि पीठ दो तो सिकाई हो जाएगी, है ना, बात समझ में आ रही? तो नहीं, सिकाई करनी है तो उसकी जो, जैसे तो इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करके हम नॉर्मल सिकाई कर सकते हैं। तो ये जो सिकाई होता है इस डायरेक्ट मसल्स के अंदर जो है रिलीफ पहुंचाती है, तो अपन इसको बोलते हैं मस्कुलर पेन में इसका यूज होता है। क्लियर है? ये माइक्रोवेव के अभी हमें यूजेस पढ़ने हैं। तो माइक्रोवेव के बेसिकली दो मेन यूज हैं। एक है आपका कि भाई इसका यूज हम करते हैं माइक्रोवेव अवन में, खाना को हीट करने के पर्पज से। ठीक है, देखो अब ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको समझा देता हूं। बाकी जो कंप्लीट थ्योरी आसान भाषा में ये मैंने अभी स्लाइड्स में आने वाली में लिख रखी है, आप इसको समझिए, वहां पे हम इसको सिर्फ रीड कर लेंगे। देखो जरा, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कोई भी फूड पार्टिकल, जैसे कि गुलाब जामुन हो सकता है, आपको इस गुलाब जामुन को इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर हीट करना है। ऑब्वियस सी बात है, कोई फूड पार्टिकल होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल जरूर होगा। तो जब हम नॉब से इसको घुमाते हैं, रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को हमें वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट करना होता है
है ना, वाटर मॉलिक्यूल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब हम वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इफिशिएंटली, है ना, इफिशिएंटली क्या कर पाती हैं, इस एनर्जी, इस माइक्रोवेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, उससे यूज करके ऑसिलेट कर पाती हैं, और जो फूड मटेरियल होता है इस ऑसिलेशन से हीट अप हो जाता है। तो ऐसे सभी फूड जिनमें मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हम उससे माइक्रोवेव ओवन की हेल्प से हीट अप कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रोवेव का यूज हम रडार सिस्टम में भी करते हैं। रडार सिस्टम में कैसे करते हैं, रडार सिस्टम का काम आपको समझ में आता है कि भाई जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट है दुश्मन का, हाँ, एनिमी का कोई भी जो है क्राफ्ट है, उसको या उसको डिटेक्ट करने के लिए रडार सिस्टम का यूज होता है। हाँ, इसके अलावा जैसे मान लो वेदर अपन को पता करना है, आज पानी कहाँ पे बादल ज़्यादा है, क्योंकि बादल के अंदर क्या होता है, क्या बोलते हैं, आइस फ्लेक्स होती हैं, तो उससे भी क्या होता है, उनको भी सेंस अपन कर लेते हैं रेडियो वेव, सॉरी, रडार सिस्टम के जरिए। मतलब आपको बताना है आज पानी कितने % के चांसेस हैं उसके, ये सारी चीज़ें अपन माइक्रोवेव से ही जो है डिटेक्ट करते हैं, मतलब रडार सिस्टम की हेल्प से। तो रडार सिस्टम का यूज भी किसके अंदर होता है, या कहें किसकी हेल्प से होता है, माइक्रोवेव की हेल्प से। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है ये ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, आपने क्या कहा सर, पिछली बार आपने इंफ्रारेड को भी तो बोला था। अब देखो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफ्रारेड की वेवलेंथ बड़ी है, हमने कहा, ठीक है, कहा अभी, ठीक, लेकिन माइक्रोवेव की वेवलेंथ उससे भी बड़ी है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी वो उतनी ही कम बिखरेगी। तो नॉर्मल जो फॉग वगैरह में सिग्नल देने हैं वो अपन को ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं देने होते, लेकिन माइक्रोवेव का यूज़ हम थोड़ी और बड़ी डिस्टेंस के लिए कर लेते हैं। तो आप समझिए कि माइक्रोवेव रडार सिस्टम से अगर आपको बहुत दूरी पर जो है सिग्नल भेजने होते हैं तो आप नॉर्मल भी माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने से ये स्कैटर नहीं होती, ये बिखरती नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो हम इसलिए माइक्रोवेव का यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो सर रेडियो वेव का यूज क्यों नहीं करते, रेडियो वेव की वेवलेंथ तो और ज्यादा बड़ी है, उसका यूज करो ना, और बढ़िया रहेगा, और स्कैटर नहीं होगी, वो बिखरेगी नहीं। लेकिन रेडियो वेव जो होती है ना वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, बड़ी बिल्डिंग से टकराने के बाद मुड़ जाएगी, है ना। तो रेडियो वेव डिफ्रैक्ट हो जाती है, सही जिस जगह पे पहुंचनी होती है वहां नहीं पहुंच पाती। बात समझ, जिस जगह पे पहुंचनी होती है वहां पहुंच ही नहीं पाएगी भाई साहब, तो ऐसी वेव का हमें इस्तेमाल नहीं करना। तो कई बार अपन देखते हैं ये रेडियो वेव जो होती है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन से टकराने के बाद मुड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं कि भाई वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, ये डिफ्रैक्ट नहीं होती, ये डिफ्रैक्ट नहीं होती वेव। बात समझ में आ रही है, ठीक है, चलिए। तो इसलिए हम इसका ऐसा ऐसा यूज करते हैं। चलो अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन। देखो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से हम स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हैं। अब यहां से आपके होमवर्क स्टार्ट होते हैं, होमवर्क, ठीक है। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ आंसर का रिप्लाई करेंगे, ठीक है, और मैं आपका वेट करूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक। और अगर आपको ऐसा लगता है बोला सर फिर आपने क्लास ली को जब आंसर नहीं बताना, मैं इनके आंसर लिख करके टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे अगर आपको नहीं मिलता है तो फाइल सेक्शन के अंदर जाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 क्लास 12 फिजिक्स के नाम से आपको फाइल मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना और बताओ। लेकिन ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक। अगर फिर भी बोला सर मैं टेलीग्राम पे नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा जो है कुछ दिनों के बाद बच्चों के रिस्पॉन्स के बाद मैं ही किसी अच्छे कमेंट को पिन कर दूंगा कि हाँ भैया ये ही सही आंसर है, आप इससे मिला लें। सेकंड, अब देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, म्यू नॉट की जगह। हमेशा जैसे किसी मीडियम की बात करें तो मीडियम की बात करेंगे तो म्यू की जगह हम हमेशा म्यू नॉट इंटू म्यू आर पुट करेंगे, और एप्सिलॉन की जगह हम हमेशा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको स्पीड ऑफ वेव बतानी है इन टर्म्स ऑफ म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव बतानी है वैक्यूम में कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। चलिए इसके बाद आप मुझे बताएंगे इसी वीडियो के अंदर
या मैं बता दूं क्या? हाँ चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए ज़रा, अदरवाइज फिर कहोगे सर बड़ी दिक्कत हो गई, आप ही बता दीजिए 5 मिनट में क्या हो जाता। चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये हमने पढ़ा था, ये आए हुए क्वेश्चन हैं इसलिए मैंने अलग से ले लिया। C इज इक्वल टू 1/√μ0 × ε0। अब अच्छा लग रहा है। C इज इक्वल टू μr वगैरह के टर्म्स में तो μ0 को हम लिख सकते हैं। मीडियम के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो μ0 × μr, ठीक, और ε0 × εr। ये किसके लिए? इन मीडियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमने पढ़ा है, E0 इज इक्वल टू B0 × C। अच्छा, अब इसमें आपको क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेशन, इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन Z एक्सिस। यदि वेव Z एक्सिस में आगे बढ़ रही है, Z एक्सिस में आगे बढ़ रही है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बताना है, बस सिंपल सी बात है। ये लिखा है V इज इक्वल टू V ये लिखा है V × K कैप, मतलब वेलोसिटी Z एक्सिस में है। तो सिंपल सी बात है, Z एक्सिस में वेलोसिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में होगी? देखो पॉजिटिव Z है ना, तो मैं यहां तो नहीं बता सकता, मतलब इस साइड तो नहीं बता सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में तो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल E क्रॉस B हमें देती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुई और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की साइड, तो प्रोपेगेशन अंदर की साइड होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो ये ऐसे जाएगा। तो आपने जो ये EM वेव बना के रखी है, आप उसमें बता सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स एक्सिस में, आप इसको बताएं, लेट्स से एक्स एक्सिस है, तो आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी, ठीक है, और ये वाई एक्सिस में आपने मैग्नेटिक फील्ड बता दी, ठीक, जिसको हमने B से रिप्रेजेंट करा। बस सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे ऐसे फील्ड बनाओ, ऐसे फील्ड बनाओ कि देखो E क्रॉस B से हमें पता पड़ती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझो कि E को आप किस डायरेक्शन में रखो? E को रखो Y डायरेक्शन में, B को रखो, या सॉरी, E को रखो X एक्सिस में और B को रखो Y एक्सिस में। तो जो प्रोपेगेशन होगा वो होगा Z एक्सिस में। कैसे पता सर? देखो X एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहला वेक्टर पाम, Y एक्सिस में दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर मोड़ ली, तो Z एक्सिस में थंब जा रहा है मेरा, बस ऐसे आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे, कर पाओगे ना? ठीक है, ड्रॉ कर लेना इसको, बाकी तो हमने आपको ड्रॉ करके बताई है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होती? तो याद रखेंगे कि वैक्यूम में अगर हम बात करें तो क्या चेंज नहीं होती? विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रो, दोनों के लिए क्या सेम रहेगी भाई? दोनों की स्पीड जो है वो सेम रहने वाली है, स्पीड ऑफ बोथ वेव, ठीक है। चलो, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड? इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं बता सकते गधे बच्चों बिल्कुल आप। तो इसका आंसर क्या है? ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, है ना। तो ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है? जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस होगी। तो याद रखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। जिस फ्रीक्वेंसी चार्ज ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से वो होगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस, ये तो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट,
इफ अर्थ डज नॉट हैव एटमोस्फेयर देन व्हाट विल हैपन टू इट्स टेम्परेचर, अगर अर्थ के का जो है टेम्परेचर जो एटमोस्फेयर भी गायब हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा भाई, एटमोस्फेयर गायब हो गया तो गैसेस जो है वो ट्रैप नहीं हो पाएंगी, हीट वेव्स ट्रैप नहीं हो पाएंगी, तो एटमोस्फेयर जो है ये हाईली डिक्रीज हो जाएगा, हाँ सॉरी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर विल ड्रास्टिकली फॉल डाउन, ठीक है, क्योंकि जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट करके वापस लौटने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वेल्डर्स वियर ग्लासेस, जो वेल्डिंग करते हैं लोग है ना वो चश्मा ब्लैक ग्लासेस क्यों लगाए होते हैं, क्यों लगाए होते हैं चश्मा, उसका कारण ये है, क्या कारण है कि भाई चिंगारी अपनी आंखों में चली जाएगी, नहीं, उसका कारण ये है कि देखो एक तो वो प्रिकॉशन हो ही गया, जो हमें दिखाई पड़ रहा है चिंगारी हमारी आंखों में न चली जाए, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है, आपने देखा हो कभी हम वेल्डिंग होती हुई देख लें तो आंखें लाल हो जाती हैं एकदम, हाँ ऐसा लगता है एकदम नशे में हो आप 2 बोतल के, लेकिन कारण उसका ये है क्या, बिल्कुल नहीं, कारण उसका ये है कि एक्चुअल में जो वेल्डिंग जब होती है तो वहां से निकलते हैं यूवी रे, क्या निकलते हैं यूवी रे, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी आंखों में जब जाती हैं तो उससे हमारी आंखों को नुकसान होता है, आंखें लाल हो जाती हैं एकदम, ठीक है, और आंखें परमानेंटली भी खराब हो सकती हैं अगर डेली हम उसके एक्सपोजर में चश्मा वश्मा ना लगाएं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो वाई डू वेल्डर्स वियर ग्लासेस का आंसर आपको मिल गया होगा, अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करने के लिए, अल्ट्रा वायलेट रे प्रोटेक्शन के तौर पर हम इसका यूज करते हैं चश्मे का, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे। अब कुछ चीज़ें जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया कि फॉग में हम इंफ्रारेड वेव का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक, ये स्कैटर नहीं होती, इंफ्रारेड वेव को हम हीट वेव क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है, आप आराम से इसको और पढ़ भी सकते हैं, ठीक। माइक्रोवेव अवन मतलब माइक्रोवेव किस तरीके से फूड को गर्म करता है ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है रेडियो वेव्स गेट डिफ्रैक्टेड, रेडियो वेव किसी रुकावट के आने पे मुड़ जाती हैं, डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, अपने रास्ते से भटक जाती हैं, सीधी सी बात, डिफ्रैक्शन का मतलब है रास्ते से भटकना है, बाय बिग बिल्डिंग वेयर लाइट डज नॉट, मतलब लाइट अपने रास्ते से भटकती नहीं है, ऐसे मुड़ती नहीं है, ऐसे आई और ऐसे जो है मुड़ गई टेढ़ी मेढ़ी हो गई, नहीं, लाइट का ऐसा नहीं होता, लाइट कुछ जगहों पर डिफ्रैक्ट होती है, हर जगह पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि रेडियो वेव बड़ी बड़ी बिल्डिंग से क्यों डिफ्रैक्ट हो जाती है जबकि लाइट बड़ी बड़ी बिल्डिंग से डिफ्रैक्ट क्यों नहीं होती, जैसे आपने देखा है ना कई बार जब सिग्नल नहीं आते हैं हाथ ऊपर करते हैं, आपने शायद ये चीज़ नहीं देखी होगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे आपने पुराने थोड़े से पुराने टाइम में अगर आप जाएं, आज से 7, 8, 10 साल पहले तो मोबाइल में एफएम लगा होता था, एफएम मोबाइल में, वो भी 10 साल पहले मोबाइल में एंटीना आता था, है ना, तो अब सिग्नल नहीं मिल रहा है तो अपन हाथ ऊपर उठा लेते हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है कि हो सकता है कहीं से रेडियो वेव आसपास हमारे रेडियो वेव होती हैं लेकिन वो बिल्डिंग से टकराने का मुड़ जाती हैं, रास्ते से भटक जाती हैं, तो हाथ ऊपर करने से क्योंकि ऊपर रुकावट कम है, दीवार वगैरह कम होगी, ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्ट आकर के एंटीना से रेडियो वेव टकरा जाए और हमें सिग्नल मिल जाए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि डिफ्रैक्शन के लिए कोई वेव कब डिफ्रैक्ट करती है, जब उसकी साइज के वेव की वेवलेंथ के साइज का जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है ना, तब जाकर कोई भी वेव डिफ्रैक्ट करती है। तो लाइट की वेवलेंथ है जैसे 400 नैनोमीटर, तो अगर कोई होल कोई ऑब्जेक्ट 400 नैनोमीटर के साइज का आ गया और लाइट उससे टकरा गई तो ऐसे केस में लाइट मुड़ती है, ठीक, अदरवाइज लाइट नहीं मुड़ेगी, सीधे पाथ पे जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है बड़ी है, 200 मीटर, 100 मीटर, 10 मीटर, 600 मीटर, हाँ, तो 0.1 मीटर से 600 मीटर तक होती है रेडियो वेव की वेवलेंथ, और नॉर्मली हम जो सभी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो इसी रेंज में लाई करते हैं। तो रेडियो वेव और डेली लाइफ में जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनकी जब वेवलेंथ रेडियो वेव की वेवलेंथ से मिल जाती है या कहें कि सेम लेवल की हो जाती है, कंपैरेबल हो जाती है, तो वेव्स मुड़ जाती हैं। जैसे मान के चलो कि अगर मुझे डिफ्रैक्ट हो, जैसे मान के मेरा साइज 1.5 मीटर का है, समझना, तो अगर 1.5 मीटर का ही ऑब्जेक्ट से मैं टकरा जाऊंगा तो मैं डिफ्रैक्ट हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। वेव की भाषा में कहूं तो ऐसा होता है, ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे। फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ वेव मतलब वेव का रास्ता भटकने के लिए ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट शुड बी ऑफ नियरली सेम साइज की होना चाहिए वेवलेंथ की, वेव की वेवलेंथ के। ऑब्स्टेकल रुकावट जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं
ये लाइट के वेवलेंथ के बराबर थोड़ी ना होती हैं रुकावटें। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो इसकी कंपैरिजन हम रेडियो वेव की वेवलेंथ से करते हैं, और रेडियो वेव इसी कारण से जो है डिफ्रैक्ट होती है। तो डिफ्रैक्शन के लिए लाइट की वेवलेंथ का और मतलब डिफ्रैक्शन के लिए वेव की वेवलेंथ का और रुकावट का जो साइज है वो कंपैरेबल होना जरूरी है। ठीक है, अब इस वीडियो का आखिरी टॉपिक और हम आपको बता देते हैं, सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या करा कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर पाए। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी है, ये इंडक्शन कॉइल वगैरह है, और यहाँ पर दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं। ठीक, समझना, मेटल की प्लेट है, सिंपल सी बात है, मेटल की प्लेट है। अभी क्या होता है कि यहां पर इन्होंने क्या करा कि इनको बहुत ज्यादा चार्ज दिया गया, इन प्लेट को बहुत चार्ज, जैसे इसको बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज बना दिया, बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज्यादा, और इस प्लेट को बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव चार्ज बना दिया, इतना ज्यादा कि मैं कह नहीं सकता, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी क्या होगा, चार्ज जब ज्यादा भर जाएगा तो रास्ता ढूंढेगा, तो वो आया, वो नीचे तक आ गया, वो आया यहां से ये ऊपर तक आ गया। ठीक है, तो आप ये देखें यहां पर है क्या एक्चुअल में, यहां पर है क्या, तो यहां पर दो स्फीयर्स हैं, ये दो स्फीयर हैं। ठीक है, ये दो मेटल के स्फीयर हैं। अब मेटल के स्फीयर है ये, अभी क्या होगा कि ये जो मेटल का स्फीयर है ना, ये इतनी जल्दी आसानी से चार्ज लीक नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो नुकीला पॉइंट होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, हाँ, तो वो जल्दी से चार्ज को लीक करा देता है। लेकिन ये स्फीयरिकल शेप में है, मतलब चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा ना, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, तो आसानी से लीक नहीं होगा। तो चार्ज यहां पर क्या हो गया, चार्ज यहां पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। ज्यादा चार्ज इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, ज्यादा चार्ज इकट्ठा होने से आप मुझे एक बात बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये हाईली पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये वाला जो पॉइंट है ये हाईली नेगेटिव चार्ज बन गया। जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो अभी क्या होता है कि एयर का जो मॉलिक्यूल होगा, या कहें कि एयर से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहुंचता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन जब निकल के इतनी ताकत से ऊपर पहुंचता है तो इसके रास्ते में जो चार्ज होगा, हाँ, जिससे भी ये टकराएगा, वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो भाई आप जानते हैं कि ऑसिलेटिंग चार्ज बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उन्होंने क्या देखा कि यहां से जो एक वेव बनी, ये वेव दिखी नहीं, ये वेव दिखी तो नहीं, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही यहां से स्पार्क जनरेट हुई, वैसे ही एक स्पार्क यहां पर रखे हुए एक रिसीविंग लूप में जनरेट हुई। ये भी मेटल का एक लूप है, ये वैसे ही स्पार्क यहां से रखी हुई एक मेटेलिक लूप में जनरेट हुई। ठीक है, अपन ने इसको स्पार्क बॉल्स बोला, क्या बोला, स्पार्क बॉल। ये दोनों क्या है, स्पार्क बॉल। कि मतलब आपने देखा कि यहां पर तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह लगाया और सारा इंतजाम करा कि इसके अंदर स्पार्क जनरेट हो, लेकिन इसको तो हमने कुछ नहीं करा, इसको तो सिंपल रख दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि भाई स्पार्क यहां जनरेट हुई, वैसे ही स्पार्क यहां जनरेट हुई। इसका मतलब भाई साहब जादू हुआ है। कैसा जादू हुआ है, आप यहां देखो कि स्पार्क यहां पे जनरेट हुई, यहां पर तुमने सारी व्यवस्थाएं करी थी, लेकिन ये इसमें अपने आप स्पार्क जनरेट हुई। तो बोला ये जादू कैसे हुआ, तो आंसर है कि भाई इसमें स्पार्क भी केवल तब जनरेट हो सकती है जब यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव आ जाए, या यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव आ जाए, हाईली पॉजिटिव नेगेटिव। और वो कैसे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है, जब चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं उसी के अंदर। चार्जेस कब ट्रांसफर होते हैं, जब उनके पास कुछ एनर्जी बनी हो। एनर्जी नहीं होगी, चार्जेस कैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो एनर्जी कहां से बनी, तो देखा गया कि वो एनर्जी कहां से बनी, भाई यहां से जरूर कोई वेव निकली होगी, यहां से जरूर कोई, यहां पे चार्ज का ऑसिलेशन हुआ। मैक्सवेल दादा ने तो पहले ही बता दिया था कि ऑसिलेटिंग चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर आप समझिए कि उन्होंने कहा कि भाई यहां पर ऑसिलेशन हुआ, यहां पर भी जो है स्पार्क जनरेट हुई। इसका मतलब ये है कि भाई दादाजी की बात एकदम सही थी, और यहां पर क्या करा गया, यहां पर भी एक स्पार्क जनरेट हुई। दैट मीन्स यहां से कोई ना कोई एनर्जी लेकर के आया, और वो एनर्जी कौन लेके आया, भाई एनर्जी नहीं आएगी तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होंगे, वो एनर्जी कौन लेके आया, वेव आर द कैरियर ऑफ एनर्जी। तो वेव एनर्जी लेके आई, और ये साधारण वेव नहीं है, क्योंकि साधारण वेव को मीडियम की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कवर करा गया
ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर करा गया। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी, और ये था सिंपल सा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो हर्ट्ज को सम्मान देने के लिए ऐसा यूनिट भी फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज रख दी गई। उसके बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और आज हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही हो रहा है। तो छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट, छोटी छोटी थ्योरीज, छोटे छोटे पॉइंट्स भी जो है फिजिक्स में आज हम जो पढ़ते हैं, उन्हीं के बदौलत हम आज इतनी टेक्नोलॉजी को आगे ले जा पाए हैं। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप जो आपने आज कॉन्सेप्ट पढ़े वहीं से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकता है। अदरवाइज सारी जो छोटी छोटी चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें इस चैप्टर में से पूछी जाती हैं, जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा, और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं करा है तो कमेंट करके जरूर बताओ। टेलीग्राम चैनल को आपने यदि ज्वाइन नहीं करा है तो उसको भी अभी ज्वाइन कर लो। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियोस आगे बढ़ सकें। और आप और अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं तो आप जो हमारी बुक है एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, उसको भी परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस। सोनू, हाँ वीडियो तो बन गई। अब तुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ। जब वीडियो ये रेंडर हो जाएगी तो तुझे ही अपलोड करनी पड़ेगी इसको। बता देना किस फोल्डर में। मैं बता देता हूँ अभी।